आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ महापर्व का समापन हुआ। देखिए, एनबीटी सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। छठ महापर्व का उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समापन हुआ, जिससे 5 नवंबर को शुरुआत हुई थी और समापन आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ। हिंदू धर्म में ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उगते हुए सूर्य को नदी के घाट पर जाकर अर्घ देती है, साथ ही छठी मैया और सूर्य भगवान की आराधना करती हैं। तो बिल्कुल, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये अमर उजाला में, माफ कीजिएगा, ये तस्वीर को फ्रंट पेज पर जगह दी गई हो और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से छठ व्रती घाटों पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं और पानी में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बहते हुए पानी में ही सूर्य को अर्घ देने की ये परंपरा रही है और इस दौरान लोक आस्था के महापर्व छठ के व्रतियों ने सूप में प्रसाद रख करके कमर तक पानी में रह करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और फिर आज सुबह ही यानी भोर के समय में आपने भी उस तस्वीर को देखा जब उगते हुए सूर्य की आराधना की गई और साथ ही अर्घ दिया गया भगवान सूर्य को। यानी भगवान सूर्य और माँ छठी का ये पूरा पर्व मनाया जाता है। खासतौर पर ये पर्व आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका चलन रहता है और ये साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला इसे महापर्व बताया गया है। इस महापर्व में आपने सबसे ज्यादा खास बात ये भी देखी होगी कि किस तरीके से 36 घंटों का निर्जला व्रत रखा जाता है इन छठ व्रतियों के जरिए और स्वच्छता का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। 5 अलग अलग प्रकार के इसमें फल सूप में रखे जाते हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है और महाप्रसाद जिसे कहा जाता है वो ठेकुआ का प्रसाद लगता है। तो छठ महापर्व के दौरान में इस तरीके से जो पूरी तैयारियां की जाती है और उसके बाद से जो व्रती होते हैं वो घाटों तक पहुंचते हैं। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना अगले दिन होता है और उसके बाद संध्या का अर्घ यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर उदयवान सूर्य को अर्घ देकर के यानी कि उगते हुए सूर्य को नमन करते हुए उन्हें अर्घ देकर के इसका समापन होता है। और देखिए, इस व्रत की खूबसूरती, पहले तो कहा जाता था कि ये पूर्वांचल का व्रत है, यानी कि तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं। लेकिन अब इस व्रत की इतनी खूबसूरती है कि न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि देश विदेश में, कल भी बहुत सी तस्वीरें सामने आई थी, विदेशों की तमाम तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पर इस व्रत को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की महिमा बहुत अलग है। देखिए, प्रकृति को जोड़ने वाला ये व्रत कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि शुद्धता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, पवित्रता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और लंबा उपवास, पहले 12 घंटे का फिर 36 घंटे का उपवास होता है, जिसमें अपने आप को एक तपस्या के रूप में रखना होता है कि तपस्वी किस तरीके से व्रत को करते हैं, इसके बाद किस तरीके से आप प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये वो व्रत है जिसको सभी जो व्रतधारी हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक करते हैं। वाकई में कहते हैं ना कि व्रत की महिमा निराली होती है। भगवान सूर्य जो कि प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं, उनको यहाँ पर चाहे डूबता सूर्य हो उनको अर्घ दिया जाता है या फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमेशा जो सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है वो सीधे जब सूर्य उदय होते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है। लेकिन छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य के दोनों ही रूपों की पूजा करी जाती है, इसीलिए इस व्रत का खास महत्व है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मोदी आज जाएंगे नासिक, पंचवटी के कालाराम मंदिर में ये न्योता आया हुआ है और धुले में भी चुनावी रैली करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नासिक का ये दौरा रहेगा, जहां वो चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि आज नासिक और धुले का जो उनका ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, पहले रैली होगी, रैली के बाद से प्रधानमंत्री मंच से लोगों को संबोधित भी करेंगे और ना केवल उनका संबोधन होगा बल्कि आप यहां से ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी दलों पर हमलावर जरूर होंगे। निशाना साधने का काम जहां किया जाएगा तो वहीं अपनी पार्टी की कामों को लेकर के उन सभी कामों को लोगों तक पहुंचाने का भी वो काम करेंगे। यानी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से उनकी सरकार जो महाराष्ट्र में रही है, ऐसे में महाराष्ट्र में इस पर भी कार्य किया गया है और अब वही विपक्षी दलों को अगर मौका मिलता है तो फिर ये कहीं ना कहीं उन कामों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, उन कामों को रोकने की कोशिश की जाएगी और फिर उनकी खामियों और कमियों को गिनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देखिए, पंचवटी के कालाराम मंदिर से न्योता भी उनको आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले
पीएम ने कालाराम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की थी, आपको याद होगा। और अब क्या है कि इस वक्त चूंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसी को लेकर ये दौरा कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एक हफ्ते में 9 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आप समझिए कि भाजपा ने चुनावी अभियान के तहत महाराष्ट्र में एक सप्ताह में 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। पुणे में एक रोड शो प्रस्तावित है। पीएम मोदी को धुले और नासिक की जनसभा के बाद 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़ में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 12 नवंबर को चिमूर यानी कि चंदपुरा जिला होगा, जहां पर शोलापुर में भी रैलियां करेंगे। शाम को पुणे में एक रोड शो होगा। 14 नवंबर को राज्य में 3 जगह छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़ और मुंबई में रैलियां करेंगे। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी नासिक के दौरे के बाद अब लगातार नासिक के पंचवटी में स्थित 300 वर्ष पुराने कालाराम मंदिर इस संस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है और इसमें उनका आमंत्रण स्वीकारते हुए वहां वापस जाएंगे और फिर एक हफ्ते में 9 रैलियां करेंगे। देखिए इन तमाम चीज़ों को समझना इसलिए भी लाजमी है कि महाराष्ट्र में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम रहा वो अप्रत्याशित था। जितनी उम्मीद की जाती थी उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आया था। अब देखना ये होगा विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां बदलेंगी या फिर ढाक की तीन पाती रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव का जब जिक्र आ रहा है तो इन विधानसभा चुनाव में अब तक आपने देखा और सुना होगा कि किस तरह कई अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से। यहाँ तक कि कई मुद्दों को भुनाने का काम और भुनाने का काम भी किया जा रहा है। यहाँ तक आप तीखी प्रतिक्रियाएं और बयानबाजियां भी सुन रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि किस तरह पहले तो महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र की भाषा को लेकर के जब इसे भी एक राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया था तो इसको लेकर भी विपक्षी दलों की ओर से निशाना साधा गया था और ये कहा गया था कि जानबूझकर ऐसे समय में किया जा रहा है ताकि मराठा वोट बैंक को साधने का काम किया जा सके। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ये भूल जा रहे हैं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। तो ऐसे कई आरोप विपक्षी दल लगा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चाहे कितनी भी कोशिशें की जाए जनता का ब्रेन वॉश करने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता भी ये समझ चुकी है कि उनके लिए बेहतर सरकार कौन सी है। और इस बार आपने ये भी देखा कि चाहे बाबा सिद्दीकी का मुद्दा रहा हो, मराठा आरक्षण का मुद्दा रहा हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि धरातल पर अभी भी मजबूती के साथ लोग इसको लेकर के या तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं मुखर होकर के। यहाँ तक हमने रोजगार का एक बड़ा विषय भी देखा था और ऐसे में इस पूरे सिस्टम को लेकर भी बार बार कई लोगों की ओर से सवाल पूछे गए थे कि मराठा आरक्षण में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां साथ देती हुई दिखाई देती है तो फिर उनको इसका बहुत ज्यादा एक भारी फायदा मिल सकता है, क्योंकि मराठा आरक्षण ये आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस ओर किसी की नजर अब तक भी नहीं जा रही है और इसी को लेकर के इस बार मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्षी दल भी कर रहा है। तो कई बड़े मुद्दे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बाबा सिद्दीकी का मुद्दा भी इन दिनों सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि ये भी सवाल उठाया गया था कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था वो बनाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में कि अगर कोई नेता सुरक्षित नहीं रह पा रहे किसी राज्य में तो आप आम जनता को यह भरोसा कैसे दिला पाएंगे कि आपका पूरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है और कानून व्यवस्था चरमराई हुई नहीं बल्कि बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी कमियां जो थी वो हमने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखी। इसका खामियाजा भी किस तरीके से भुगता गया बीजेपी की ओर को, बीजेपी को। अब देखना ये होगा कि जो आंदोलन की बात कही गई है, जो आरक्षण की बात कही गई है, मराठा आरक्षण ये पहले से भी था, इसको लेकर लगातार भुनाने की कोशिश कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां कर रही थी। अच्छा, स्थितियां जो है वो विपक्षी पार्टियों की भी बहुत बेहतर नहीं मानी जा रही, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से महाविकास अघाड़ी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार तो कर रही थी, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई बात नहीं बन पाई थी। बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग चल रही थी, लेकिन अभी भी स्थितियां कहीं ना कहीं सुधर नहीं पा रही थी। इस बीच देखिए शरद पवार ने पिछले चुनाव का जिक्र करें तो पिछले चुनाव में भी किस तरीके से कहा था कि कहीं ना कहीं अब सीएम का चेहरा यानी कि जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी सीएम का चेहरा वही होगा। तो उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, इनमें खींचातानी लगातार चल रही थी। आपको ये भी याद होगा क्योंकि अभी राहुल गांधी भी लगातार रैली करने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने भी कहा था कि देखिए आप ही के चुने हुए थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी ने ऑपरेशन कमल खिलाया, ऑपरेशन लोटस के तहत चीज़ों को बदल दिया। कहीं ऐसा अगली बार ना हो, अब आने वाले समय में ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए अब ख्याल रखा जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं।
तो बिल्कुल OROP देश के जवानों के प्रति आभार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और साथ ही ये जानकारी आपको दे रहे हैं और अखबार की हम कटिंग भी आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र करते हुए इस बार भी कहा है कि OROP पूर्व सैनिकों के लिए खासतौर पर यह आभार के तौर पर रहेगा। और ये हेडलाइंस भी जरा आप देखिए, OROP देश के जवानों के प्रति आभार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। तो ये जानकारी एक एक करके हम आपको दे दें कि इसमें क्या कुछ पॉइंटर्स हैं। बताइएगा कि मोदी ने ये कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था, 2015 में उसे लागू भी किया गया। कहा यह भी कि OROP हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए ही सरकार की प्रतिबद्धता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि रिटायर्ड सैन्य अफसरों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके राष्ट्र ने अपने नायकों के प्रति आभार जताया है। ये स्कीम बीजेपी का 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किया गया वादा था, जिसे आज के ही दिन पूरा किया गया था। उन्होंने ये भी इस बात की भी जानकारी साझा की कि सेनाओं को और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सरकार की ओर से। यहाँ तक देखिए, सेना की जब बात आती है तो आपको याद होगा कि साल 2014 में ही सेना को पहली बार फ्री हैंड मिला था और उसके बाद से जो वेपन्स की संख्या है इंडियन आर्मी में, इसकी संख्या को बढ़ाया गया था। एयरक्राफ्ट्स को ये कहा गया था कि उसे मॉडिफाई किया जाए और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन के साथ में अपग्रेड करने के लिए भी ये कहा गया था कि उन एयरक्राफ्ट्स को चिन्हित किया जाए जिनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स के तौर पर किया जाता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खामी हो या फिर कोई ऐसे राइफल्स या पिस्टल्स जिनको अभी भी दुरुस्त करने की जरूरत हो, अपग्रेड करने की जरूरत हो, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो रक्षा क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है भारत की ओर से, भारत सरकार भी मदद कर रही है। और दूसरी तरफ 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का भी जिक्र जो किया गया था, उस वादे को पूरा किया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 10 साल हो गए हैं और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने वाला, देखिए पहले हम आयात करने वाले थे, पहले हम खरीदने वाले देशों में शुमार थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब हम निर्यात करने भी और खुद मैन्युफैक्चर करने वाले बन गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस बीच देखिए वापस से जिक्र करते हैं OROP का, जिसमें पूर्व सैनिकों के साहस बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के 10 साल पूरे होने पर सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का मकसद तमाम तरीके का था। सशस्त्र बलों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ये हमेशा से दर्शाता आया है। ये भी कहा कि वह योजना हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साहस, पराक्रम को भी और बलिदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जिसको बीजेपी ने, हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये भी कहा कि 10 साल पूरे हो गए हैं और मुझे खुशी है कि 10 साल बहुत शानदार तरीके से पूरे किए गए, जिसमें लगभग 1 दशक में लाखों पेंशनभोगी और उनके परिवारों को एक संबल मिला। इसी के साथ साथ 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले OROP का वादा किया गया था। पीएम मोदी ने 7 नवंबर 2015 को इसे लागू करने का आदेश दिया था और OROP के 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुए थे। पीएम मोदी ने देखिए बाकायदा सोशल मीडिया पर संदेश भी जारी किया गया, इसके बारे में बातचीत भी की गई, इसके बेनिफिट्स भी बताए। इसके बारे में कहा कि ये योजना उन सैनिकों, उन पूर्व सैनिकों, कर्मियों, साहस, बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है जो हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये भी कहा कि OROP लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने, हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करता है। पीएम ने यह भी कहा, भरोसा भी दिलाया कि हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने, देश की सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी योजना हो, चाहे OROP योजना हो या फिर जो योजना तैयार की गई हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना हो या फिर तमाम योजना जो लगातार सीधे सीधे आपसे सरोकार रखती हैं, उनका मकसद यही होता है कि आप न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि देश आपके साथ आगे बढ़े। और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं सैनिकों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति ये योजना बहुत कारगर साबित हुई, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से लोगों के हित का सोचते हैं और जिस तरह लोगों को ये भी संदेश देने का काम करते हैं कि लगातार भारत के उस अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लंबे समय से हमने बेहद ही डगमगाते हुए देखी, लेकिन अब उस पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है और उभरते हुए भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर से जुड़ी हुई करेंगे। बिल्कुल, आतंकियों और उनके तंत्र से लड़ने के लिए जल्द लाएंगे
राष्ट्रीय नीति, अमित शाह ने इस बात को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल आतंकवाद निरोधक सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों, उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति और रणनीति को लाएगी। शाह ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्यों की भौगोलिक सीमाएं संवैधानिक सीमाएं हैं, लेकिन आतंकवाद के पास नहीं है और इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियां केंद्र और राज्य को निकटतम समन्वय के साथ काम करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, हेडलाइन दी गई है दैनिक जागरण में, फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है, आतंकवाद के इकोसिस्टम की टूटेगी कमर। और जो मुख्य पॉइंटर्स है, 3 पॉइंटर्स में इस खबर को बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है। मोदी सरकार जल्द लाने जा रही है नई आतंकवाद रोधी नीति, या अमित शाह की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। और थानों से लेकर डीजीपी कार्यालय तक समन्वित प्रयास पर जोर रहेगा। आतंकी घटनाओं की जांच के लिए तैयार की जाएगी एसओपी और इसे भी जारी किया जाएगा। तो आतंकवाद के इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही नई आतंकवाद रोधी नीति लाने जा रही है और इसमें पुलिस थानों से लेकर के डीजीपी कार्यालय तक आतंकवाद के खिलाफ समन्वित प्रयास पर जोर होगा। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस बात की जानकारी साझा की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने इस बात का पहले से ही जिक्र किया था, ऐलान किया गया था कि आतंकवाद रोध नीति लाई जाएगी और इसको लेकर के पहले तो चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से तमाम जो तकनीकी जो अब तक खामियां रही हैं, जो हमारी सुरक्षा बलों को भी झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, कैसे अपग्रेड किया जाएगा, कैसे मॉडिफाई किया जाएगा ताकि आतंकवाद का जड़ से सफाया किया जा सके। क्योंकि एक टारगेट लेकर के इस वक्त हमारी केंद्र की सरकार चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त भारत हम बनाएंगे। देखिए, अब एक बड़ी बात जो कि आप समझ लीजिए, साफ तौर पर इसे फ्री हैंड कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यूएपीए का खुलकर इस्तेमाल करे पुलिस। देखिए, गृहमंत्री राज्यों की पुलिस के जितने भी प्रमुख हैं उनसे अपील करी है कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो एजेंसियां हैं बेहिचक और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए यूएपीए का उपयोग करें, जांच में एनआईए की मदद भी लें। तो शाह ने कहा कि यूएपीए मामलों में एनआईए को 95% की दोष सिद्ध दर हासिल करने में सफलता मिली है। तो फिलहाल देखिए, साफ तौर पे कह दिया गया आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, कारोबार नहीं एकाधिकार के खिलाफ हो, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बात पर बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे बीजेपी में मेरे विरोधियों की तरफ से व्यापार विरोधी के रूप में पेश किया गया। मैं बिल्कुल भी व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं एक अधिकार विरोधी हूं, मैं अल्पाधिकार बनाने का विरोधी हूं, मैं 1 या 2 या 5 लोगों की तरफ से व्यापार पर वर्चस्व का विरोधी हूं। देखिए, अब एक बार फिर से अलग अंदाज में राहुल गांधी कहते नजर आए हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, राहुल गांधी हमेशा अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। ये कहते आए हैं कि सरकार की जो नीतियां होती हैं कहीं ना कहीं वह तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे ही प्रेरित होती है और उनके लिए ही होती हैं। यहाँ पे स्वर थोड़े बदले हुए हैं। कैसे बदले हुए, जरा ये भी जान लीजिए। कहा कि मैं अर्थव्यवस्था की निष्पक्षता से ही फलेगी फूलेगी एकाधिकार के खिलाफ हूँ। मैं कोई कारोबार के खिलाफ नहीं हूँ, एकाधिकार के खिलाफ हूँ। और साफ तौर पे कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे कारोबार के विरोधी नहीं बल्कि एकाधिकार विरोधी हैं। दरअसल राहुल के हाल ही में लिखे गए लेख के बाद जो बवाल मचा था उसी को लेकर ये स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं माना जा रहा है। कहा कि भाजपा ने उन्हें व्यापार विरोधी बता दिया। इसका जवाब देते हुए बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता ने कहा कि नौकरियों के समर्थक हैं, वह कुछ नया करने और व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के समर्थक हैं, लेकिन वे एकाधिकार के विरोधी हैं। राहुल बोले, अर्थव्यवस्था तभी फलेगी फूलेगी जब सभी व्यवसायों के निष्पक्ष कार्यक्षेत्र उपलब्ध होंगे। सोशल मीडिया में बकायदा वीडियो में राहुल ने कहा कि भाजपा उन्हें व्यापार का विरोधी बता रही है। उचित नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं 2 या 3 या 5 लोगों के द्वारा उद्योग जगत में एकाधिकार करने के खिलाफ हूँ। तो फिलहाल जो लेख लिखा गया था उसी को लेकर ये स्पष्टीकरण माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा से ही कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को लेकर ही
सरकार को टारगेट किया, हमेशा से ही कटघरे में खड़ा किया है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर अब योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। दरअसल गोमती तट पर अर्घ देकर के छठ का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर मसले पर ऐसे चुप रही तो फिर अनुच्छेद 370 जैसा होगा उसका हाल। देखिए बड़ी बात है, चूंकि लगातार फायर ब्रांड नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जब जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात के मायने निकालना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए गोमती तट पर अर्घ देकर छठ महापर्व का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी ने बहुत बड़ी बातें कही। कांग्रेस कश्मीर मसले पर ऐसे चुप रही तो अनुच्छेद 370 जैसे उसका हाल होगा। यानी कि ये कहा गया था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है अनुच्छेद 370। आपने हमेशा से अमित शाह को सुना था, ठीक इसी तरीके से अब कहा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि आप इस मसले पर कुछ बोलिए। क्योंकि आपको याद होगा कि 5 दिनों का जो सत्र चल रहा है जम्मू कश्मीर में, लगातार विरोध होता गया इस सत्र को, यानी कि 370 को बहाली करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया और कल बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन भी किया था, मारपीट की नौबत भी आ गई थी। लेकिन पहले से क्लियर हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह के ही आई थी कि 370 को हम बहाल करेंगे, अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन 370 को बहाल करना इतना आसान नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार के साथ भी यही कहा गया था कि वार्ता की जाएगी, लेकिन साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा और वो ये बखूबी जानते हैं कि केंद्र इसके लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि केंद्र के पास बहुत बड़े और भी कई मुद्दे हैं और साथ ही क्योंकि इसे संवैधानिक तौर पर गैर कानूनी भी बता दिया गया था और गैर संवैधानिक भी बताया गया था, जिसके बाद से इसे समाप्त किया गया था। और इसी के बाद जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ था जम्मू कश्मीर से, तो इसके बाद से ये माना जा रहा था कि इस केंद्र सरकार में जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करना पूरी तरीके से विफलता ही हाथ लगेगी उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार को। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और जनता के उस भरोसे को कायम रखना था, जीतना था, तो इसी वजह से उसे विधानसभा के भीतर भी एक प्रस्ताव पेश किया गया और यह कहा गया कि इस पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई। दरअसल ये जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी सदस्यों और मार्शलों के बीच में हाथापाई हुई है, तो 6 विधायक इस दौरान घायल भी हुए। अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि खबर कल की बेहद बड़ी खबर रही थी और आपने हाथापाई की तस्वीरों को भी देखा था कि किस तरह बीजेपी विधायक, यानी जो सत्ता पक्ष के विधायक थे और विपक्ष के विधायक थे, ये दोनों ही विधायक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। देखिए बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र अभी हम कुछ ही देर पहले कर रहे थे कि 370 को बहाली करने का ये पूरा मुद्दा था और किस तरीके से भाजपा ने 370 पुनः बहाल करो का पोस्टर फाड़ दिया। मार्शलों ने 6 जो विधायक है उनको बाहर का रास्ता दिखाया, इसमें 3 चोटिल हो गए। इंजीनियर रशीद के भाई पोस्टर लेकर स्पीकर के आसन के समक्ष पहुंचे तो पूरा मामला उस वक्त और भड़क गया था। तो समझ लीजिए जरा आप, जम्मू कश्मीर विशेष दर्जे की बहाली के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ रात गुरुवार को भी सदन में जारी रहा। तो इसमें कार्यवाही का चौथा दिन हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट के भेंट चढ़ गया। भाजपा का प्रस्ताव था कि इससे जो आप मतलब जो उनकी बात थी कि इस प्रस्ताव को आप वापस लें और इसी को लेकर लगभग 2 दिन से ये विरोध चल रहा था। इस पर कल गहमा गहमी कुछ ज़्यादा ही पहुंच गई और तस्वीरें आप जो मेरे बगल में ठीक देख पा रहे हैं, तस्वीर देखिए, धक्का मुक्की की तस्वीरें थी। वेल तक पहुँच गए, मार्शल ने पकड़ा, 6 को बाहर निकाला, 3 को उसमें चोटें भी आई हैं। अब आपको बता दें किस तरीके से स्पीकर के निर्देश पर भाजपा के 6 विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, स्पष्ट कर दिया कि जब तक विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाएगा तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। अब देखिए ये भी देखना होगा कि ये जो प्रस्ताव पारित किया गया, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जाहिर सी बात है एलजी के पास जाएगा और एलजी के पास जाने के बाद ही इस पर क्या मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि इसके बाद केंद्र का भी मुद्दा होगा। आखिर राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता।
तो बिल्कुल ये देखिए बेहद ही गंभीर मुद्दा है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, और क्योंकि हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर के असेंबली में हंगामे के बीच धारा 370 की बहाली वाला एक और प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें बीजेपी और मार्शलों के बीच हाथापाई हुई। इस पर स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन को जमकर के घेरा भी और कटाक्ष करते हुए कई बड़ी बातें कही है। बीजेपी ने दरअसल ये कहा है कि संविधान का गला घोटने जैसा है, और साथ ही स्पीकर की ओर से कहा गया भरोसा नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और बीजेपी इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आए। तो देखिए जिस तरह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पारित करने को संविधान का गला घोटने का दुस्साहस करार दिया, तो पार्टी ने यह कहा कि विपक्षी गठबंधन का भारत को बांटने का प्रयास सफल नहीं होगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से भी पूछा कि क्या वो आतंकवाद के पक्ष में है, क्या कांग्रेस नीति इंडिया जम्मू कश्मीर के आर्थिक और संवैधानिक हितों के साथ साथ उन अधिकारों के खिलाफ है जो धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करके और आगे बढ़ना चाहती है। तो ये कई ऐसे गंभीर मुद्दे रहे, लेकिन अभी इस पर और ज्यादा विचार विमर्श होना है और ज्यादा राजनीति होनी है, इसका इंतजार हमें करना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, कर्नाटक के किसानों से मिले जेपीसी अध्यक्ष। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कल कर्नाटक में किसानों से मुलाकात की। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। देखिए इसी को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसानों ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया कि जो जमीन उनकी थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या उसके पास जमीन के मालिकाना हक का कोई सबूत है, तो किसानों ने बताया कि बीते 50 से 70 वर्षों से वो इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। देखिए वक्फ का मसला एक बार फिर से सामने आ गया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़ा होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल देखिए आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं इसकी शक्तियाँ सीमित करने की बात कही गई थी, क्योंकि वक्फ की शक्तियाँ बढ़ने से कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं। तो फिलहाल देखिए अब नया मसला सामने आ गया है। अब देखना ये होगा कि इस मसले को लेकर कैसे सुलझाया जाएगा। हालांकि बड़ी बात है और ये जो कहा जा रहा है वो ये कि लगातार हम इस ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हम किसान हैं, इस पर खेती कर रहे हैं, तो आखिरकार हमारी इस ज़मीन पर किस तरीके से आप दावा कर सकते हैं, और इसी को लेकर ये खबर बेहद खास मानी जा रही है। तो वक्फ एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। तो फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर के पहले भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे और इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि जेपीसी के दौरे को लेकर जेपीसी की ओर से ही इस पूरे मामले को लेकर के लगातार और ज़्यादा डिटेल हासिल की जाएगी, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए। लेकिन अब देखिए वक्फ बोर्ड की ओर से जैसे कई ज़मीनों को अब तक अपनी ज़मीन बताई गई है और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसी तरीके से किसी भी ज़मीन को अपनी आधिकारिक ज़मीन नहीं बता सकते, उसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है, एक जांच टीम रहती है और उसके बाद से ये ब्यौरा आपको देना होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि सामने आए हैं और उन्होंने अपने अपने जमीनों के दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और ये कहा कि कई ऐसी जमीनें हैं जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले से किसी के पास है, बावजूद इसके वक्फ बोर्ड की ओर से उसे क्लेम किया गया है। साथ ही जानकारी हम आपको दे दें कि इसी को लेकर के जब ये मुद्दा बेहद गरमाने लगा तो इस पर राजनीति भी खूब हुई और साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि आखिर इस तरीके से वक्फ बोर्ड के पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ाया क्यों गया, इस पावर को घटाने की जरूरत है और इसी वजह से वक्फ बोर्ड को लेकर के बार बार कई मामलों में सुनवाई होती रही है। देखिए इस खबर को लगातार एनडीटीवी में जगह दिए वक्फ बैठकों पर विपक्षी दलों ने चेताया। क्या कुछ का जरा संक्षेप में देख लीजिए। विपक्षी सांसदों ने वक्फ संबंधी समिति के 5 राज्यों के दौरे का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब देखिए आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने शामिल विपक्षी सदस्यों से कमेटी के 5 राज्यों के दौरे का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। देखिए खास खबर है ये, क्योंकि 9 नवंबर से 5 राज्यों के दौरे शुरू होने वाले हैं। विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगा दिया। एआईएमआईएम प्रमुख और समिति के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया कि वक्फ विधेयक संबंधी जेपीसी के अध्यक्ष हाल ही में कुछ स्थानीय मामलों को देखने के लिए कर्नाटक गए थे। समिति के पास जांच के अधिकार नहीं है और इसके अलावा एक तरफा कार्य नहीं कर सकते और समिति को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि जेपीसी के अध्यक्ष
पाल ने 6 दिनों में गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, लखनऊ में बैठकों के जो व्यस्त कार्यक्रम है उसको तय किया है। तो फिलहाल देखिए, आपसी सहमति बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो शक्तियां अब उनको सीमित करने की जब बात की गई तो इसी को लेकर विपक्षी दलों ने कहा था कि बाकायदा आप इसके लिए समिति का गठन करें, जेपीसी का गठन करें, जो राज्यवार जाकर जांच कर रही है और मीटिंग्स लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल कश्मीर में आतंकियों ने 2 ग्राम तो फिलहाल देखिए कई ऐसे रक्षक रहे जिनकी हत्या की गई और ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लगातार एक बार फिर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षकों का अपहरण कर लिया था और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद से सोपोर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान उनके आतंकवादियों से मुठभेड़ भी हुई। तो फिलहाल ये मुठभेड़ अभी भी जारी वहां कई जगहों पर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किए जाने के बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद से अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों को फंसाने का काम शुरू किया जाने लगा सुरक्षा कर्मियों की ओर से। और साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्योंकि देखिए मुद्दा लगातार ये गरमाया रहा और यहाँ अभी भी कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जहाँ जगह जगह पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों की ओर से की जा रही है, तो वहीं उनको ढूंढ कर ठिकाने लगाने का काम सुरक्षा बल कर रहे हैं। देखिए, अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है। ये खबर कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सेना के जवान लगातार तत्पर हैं, ढूंढ ढूंढ कर तमाम आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। देखिए, किश्तवाड़ में सनसनीखेज वारदात इसे कहा गया। कश्मीर टाइगर्स ने इस बाबत जिम्मेदारी ले ली है। मारे गए युवकों के हाथ बंधे फोटो भी कहीं ना कहीं वायरल किए गए हैं। यानी कि मकसद आप समझिए कि आप लोग मार रहे हैं, न सिर्फ सेना के जवानों को, ग्राम रक्षकों को आप मार रहे हैं, बल्कि आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं, आम जनता को भी मार रहे हैं। मकसद ये है कि दहशतगर्दी फैलाई जाए, मकसद ये है कि लोगों के बीच में डर फैलाया जाए। लेकिन जनता को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डर के साए से ऊपर उठना होगा। ऐसी तस्वीरों से आपको विचलित नहीं होना। एक नया कश्मीर, एक नया अध्याय जो लिख चुका है, उसी को कंटिन्यू करना है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है और हमारी सेना बखूबी इसका मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को दे रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आतंकियों ने किश्तवाड़ के मुंजलाधार अदवारी में ग्राम रक्षा समूह यानी कि वीडीजी के 2 सदस्यों को अगवा किया। सुरक्षा बल इलाकों को घेर कर हमलावरों की तलाश फिलहाल कर रहे हैं। जो मृतक हैं उनकी पहचान भी आपको बता देते हैं। कुलदीप कुमार और नज़ीर अहमद ओहली के रूप में हुई है। दोनों कोतवाड़ा के रहने वाले थे। वारदात की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जश्कर-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। सूत्रों के अनुसार आतंकी गुरुवार को गांव में घुसे, कुलदीप नज़ीर को उठाया, जंगल ले गए, गोली मार दी। दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया में फोटो को वायरल किया गया है। दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन हम लगातार अपने कश्मीर वासियों से, जम्मू कश्मीर वासियों से अपील करेंगे, डर के साए से ऊपर उठना होगा, क्योंकि आतंकवादियों का मकसद यही है कि ना तो यहाँ पर विकास हो, ना यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले और सिर्फ घाटी में आतंक का माहौल हो, जो हमारी सरकार कतई नहीं होने देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो महाकुंभ से पहले मेला दफ्तर में अखाड़ा परिषद के दोनों धड़ों में लात और घूंसे चले। ये अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ 2025 से पहले अखाड़ों की बैठक में आपसी मतभेद को लेकर के ये खबर सामने आई और ये कहा गया कि विवाद हुआ। दरअसल ये अलग अलग अखाड़ों के बीच में। तो फिलहाल ये हम अखबार की कटिंग भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे ये तमाम संत अलग अलग अखाड़े से आते हैं और यही संत यहाँ पर किसी बात को लेकर के भिड़ गए। अब ये पूरा मामला क्या रहा ये आपको बता देते हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय में अखाड़ों के संत भिड़ गए। दरअसल ये बताया गया कि महाकुंभ 2025 में अखाड़ों की बसावट का लेआउट गुरुवार को रद्द कर दिया गया। जमीन देखने के दौरान अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने लेआउट को लेकर के नाराजगी जताई, तो महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने संतों को आश्वस्त किया
कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद उन्होंने लेआउट रद्द का नया तैयार करने के लिए और इसे नए तरीके से यानी तैयार करने के लिए कहा गया है और ये बताया गया कि जैसे ये पूरा लेआउट पूरी तरीके से नए रूप से तैयार किया जाएगा, इसके बाद से इसे हर किसी के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन जो 13 अखाड़ों के संत बताए गए, ये इस बात को लेकर के आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही उलझ गए। इस लेआउट को लेकर के पूरी प्रक्रिया तय ही नहीं हो पाई कि आखिर ये लेआउट तैयार किया कैसे जाए, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या कुछ है। जाहिर सी बात है कि अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। मैं भी आप तक ये खबर पहुंचा रही हूँ। तस्वीर देखिए, जो तस्वीर ठीक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसकी तस्वीर यहाँ पर अखबारों में छापी गई है। पहली कतार में बैठने के लिए कुर्सी न मिलने पर पहले विवाद हुआ और निरंजन अखाड़े के महंत ने 3 करोड़ में मठ को बेचा। तमाम ये बड़ी खबरें थी जो कि सुर्खियों में रही हैं। फिलहाल तस्वीरें सामने हैं और आपको बता रहे हैं कि भूमि निरीक्षण से पहले ये शाम में मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में अखाड़ा परिषद के दोनों धड़ों में संत भिड़ गए। देखिए, पहली मर्तबा नहीं है, जब भी अखाड़ों का जिक्र आता है या फिर कह सकते हैं मेले का जिक्र आता है, तो वर्चस्व की लड़ाई इसे कहा जाता है। अखाड़ों के बीच में हमेशा से नजर आई है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कुंभ मेला लगता है और स्नान की बात आती है, शाही स्नान की बात आती है, पहला स्नान की बात आती है, तब भी ऐसी वर्चस्व की लड़ाई देखी जाती है। तब भी अखाड़ों के बीच में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को जगह दी। अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों से भर्ती से जुड़े नियम चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो फिलहाल आपको बता दें इस खबर को, चूंकि बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को प्रमुखता दी थी और जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये खबर बेहद बड़ी है, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को बीच में नहीं बदल पाएंगे और इसी के लिए कोई भी प्रावधान लाने से इनकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दिया गया। तो फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों के बीच में बदला नहीं जा सकता है जब तक कि संबंधित नियम ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति न दे। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि आप बीच में जैसे किसी खेल के नियम नहीं बदलते हैं, वैसे ही चयन प्रक्रिया के नियम को भी आप बीच में अचानक से नहीं बदल सकते हैं। तो सरकारी भर्तियों की जो प्रक्रिया होती है उसको यथा स्थिति रखिए, उसे बदले नहीं। देखिए, संविधान पीठ के निष्कर्ष अब आप समझ लीजिए, जो 5 निष्कर्ष बताए हैं। पहला, भर्ती प्रक्रिया आवेदन मंगाने से शुरू होती है, वह रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। दूसरा, चयन के पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। ये केवल तभी हो सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा करने की आपको अनुमति दे। तीसरा, यहाँ की भर्ती के नियमों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 16 सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव न करने के मानकों को पूरा करना होगा, नियम मान्य होने चाहिए। चौथा, चयन सूची में नियुक्ति किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती। पांचवा, श्री मंजूषा श्री निर्णय का अच्छा कानून है, वह गलत नहीं है। तो चयन सूची में आने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी कह दिया गया है। तो पीठ ने कहा कि ये चयन सूची में शामिल होने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता, लेकिन राज्य या उसके जो तंत्र है, यानी कि वास्तविक कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प वे चुन सकते हैं। यदि रिक्तियां मौजूद हैं तो राज्य या उसके तंत्र चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने का इनकार नहीं कर सकती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नियमों को दरकिनार नहीं कर सकते। यदि आपको प्रक्रिया करनी होगी तो नियमों के अंदर करनी होगी, बीच में कोई बदलाव आप नहीं ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक और मामले को लेकर के। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। ये कहा कि आरोपी और पीड़ित में समझौते से रद्द नहीं हो सकता है यौन उत्पीड़न का मुकदमा। ये खबर अमर उजाला और अलग अलग अखबारों में भी इस खबर को जगह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस सिटी रवि कुमार ने एक फैसले में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के इस विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। देखिए, इस खबर को जगह दी है एनबीटी ने भी।
फिलहाल आपको इस खबर के बारे में जानकारी दे देते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस समझौते से रद्द नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करके ये फैसला सुनाया है। कहा कि इस नेचर के केस के आरोपी को शिकायती से सहमति से खारिज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज किया जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को शिकायती और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रवि कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। कहा कि इस मामले में दर्ज केस और कार्रवाई कानून के हिसाब से ही चलेगा। फिलहाल कहा कि कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। अगर नेचर के केस को शिकायती आरोपी के बीच समझौते के आधार से खारिज नहीं हो सकता। मामला आपको बता दें कि सवाई माधोपुर के सदर गंगापुर थाने का, जहां आरोपी के मुताबिक 11वीं में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की के साथ उसके टीचर ने स्कूल में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। 2022 में केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में शिकायती और आरोपी के बीच में समझौते के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPC की धारा 482 का इस्तेमाल करते हुए इसे खारिज कर दिया। इस मामले में तीसरे पक्षकार ने बात उठाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्रिमिनल केस में किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा याचिका दायर नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मामले का परीक्षण करेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में विक्टिम 16 साल की थी और टीचर के खिलाफ आरोप है। हाईकोर्ट ने ये नहीं देखा कि न्याय के हित में समझौता हुआ या फिर नहीं, तो इस केस को ऐसे ही रफा दफा नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर की करेंगे। दरअसल ये पोस्टर वॉर अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने अलग पोस्टर एक बार फिर से लगाए हैं। बटेंगे तो फिर सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक रहेंगे तो 400 में मिलेगा सिलेंडर। और ये पोस्टर वॉर एक बार फिर से। तो फिलहाल देखिए, बयानों के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो बड़े हास्यास्पद भी होंगे, आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि बड़े बड़े कटआउट ऐसे लगा रखे हैं। तो फिलहाल देखिए इस खबर को, जो इस तरीके से मेरे सहयोगी भी दिखा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वॉर जारी है। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर चस्पा कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर को चस्पा किया गया। पोस्टर में कहा गया, अगर बटेंगे तो सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक रहेंगे तो 400 मिलेगा। तो देखिए, लगातार इस तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है और उस बयान के मायने भी कई तरीके से निकाले जा रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि उपचुनाव, जो कि विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, इस 9 सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी इन बयानों के जरिए, इन कटआउट के जरिए क्या गुल खिला पाती है या फिर नहीं। और इसी के साथ आज के लिए सुर्खियां अखबार के में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।